अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रफ़ीउल्लाह नियाज़ी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर। नाजरीन, आज हमारा जो टॉपिक है, जो फर्स्ट एपिसोड है, वो हम वज़ीर दाखिला, जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ एक चार्ज शीट पेश कर दी है। वो कहते हैं कि 78 साल से हम कर्ज़े ले लेकर मुल्क को चला रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर सकते, ये निज़ाम कोलैप्स कर रहा है, लिहाजा हमें नए सूबे, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ जाना पड़ेगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी अहम बात उसने की है, ये एक सियासी जो जमूद है, जो तत्तल है, उसको उसने दूर करने की कोशिश की है। यानी वो कहते हैं कि तमाम पोलिटिकल पार्टीज को एक मिनट के लिए, एक घंटे के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए बैठना पड़े। यानी वो पॉलिटिकल कंसेंसस जो है ना, वो डेवलप करना चाहता है। वो कहते हैं इसमें पीटीआई को भी शामिल होना चाहिए। पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि हुकूमती सतह के जो इंटीरियर मिनिस्टर है, वो जिस तरह पीटीआई को एक रास्ता दे रहा है पॉलिटिकल जो डायलॉग के अंदर, मुझे समझ ये ऐसी आ रही है कि वो कहते हैं कि ये सबसे पहले हमें इस निज़ाम को जो कोलैप्स हो रहा है, अगर आप अपना रिवाइवल चाहते हैं तो हमें अवाम के पास जाना पड़ेगा। यानी वो एक जो मेरी समझ है, जो मैं समझता हूँ कि वो एक न्यू जो है ना, वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो इस तरह ये जो पहला सेगमेंट, इसके लिए जो मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है वो सेनेटर हमायूं महमद साहब हैं। आप सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के, तो हम उनसे बात करेंगे। और स्टूडियो में जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है वो इकबाल शाह साहब हैं, जो एंकर भी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं और सीनियर तजज़ियाकार भी हैं। इसके साथ ही डॉक्टर मी अब्दुल वहीद साहब हैं, उन्होंने भी मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है। आप भी एक सीनियर तजज़ियाकार हैं। मगर नाजरीन, सबसे पहले हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ जाएंगे और मेरा सवाल सेनेटर हमायूं महमद साहब से है कि महमद साहब, ये बर्फ़ पिघल रही है, आपको एक डायरेक्ट जो है ना, जो सियासी तत्तल था, जमूद था, उसको तोड़ने के लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है। और ये जो उन्होंने चार्ज शीट की अपनी हुकूमत को, आप इसके बारे में क्या आपका टेक है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा सर, इस तरह है कि अगर आप मुझसे पूछें तो जो मोहसिन नकवी साहब ने बातें की हैं उसमें बहुत सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन जो उन्होंने उसके इलाज बताया है वो मेरी नजर में वो गलत है। देखें, पहले उन्होंने कहा है कि ये सिस्टम जो आज का प्रेजेंट सिस्टम है ये फेल हो रहा है। ये फेल नहीं हो रहा है, ये फेल हो चुका है। और ये फेल तब हुआ है जब पहली बार इन लोगों ने एक साइफर की बेसिस पे एक इलेक्टेड हुकूमत को हटाया। उस वक्त इमरान खान ने कह दिया था कि भाईजान आप हमें हटा तो रहे हो, आपसे मईशत नहीं संभली जाएगी। और वही हुआ। अब ये स्टेट्समैनशिप होती है कि एक आदमी पहले भांप लेता है कि देखो आप क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। अच्छा, आज उस वक्त हमने ये भी सुना था कि जी ये जो ही इनकी हुकूमत उठाई है तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया और पता नहीं केड़ा एक्सचेंज नीचे आ गया है और क्या चीज हो गया, इन्वेस्टमेंट ये आई और वो आई और फलाना नहीं है। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो हर चीज गलत हो रही है। तो ये तो इन्होंने सही कहा है कि इनकी हुकूमत फेल हो गई है एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, because he is part of that government, he is part of that system, he is part of everything which he is presently saying. नंबर 2, इन्होंने बात की है कि ये 78 साल से, अब हम थोड़ा सा डायसेक्ट करेंगे 78 साल से पाकिस्तान में क्या हो रहा है। 78 साल से 3 जो ऐसे चीजें हैं या 3 ऐसे इदारे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को फेल किया। 1 सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, 2 जुडिशरी और 3 पॉलिटिशियंस। अब ये पॉलिटिशियंस के अंदर आपकी एलीट वो तबका भी है जो कि बिजनेसमैन है और जो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिटिक्स में आया है। मिसाल के तौर पे आज अगर हम देखते हैं कि जो पैसा उसमें आया हुआ है, क्या कह सकते हैं, ये आईपीपीज में या उसमें पावर पॉइंट्स वगैरह, तो उसमें आप देखें सबसे ज्यादा जो स्टेक्स हैं वो पॉलिटिशियंस के हैं, जो 2 मुख्तलिफ पार्टीज के या 3 मुख्तलिफ पार्टीज के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, और चौथा है जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उनके भी, या जो हमारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है उनके भी स्टेक्स हैं, और ये 3 बीच में शामिल है। इन तीनों ने कभी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल मैरिट को नहीं आने दिया, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो,
चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हों। ये वो वजह है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान आगे नहीं गया। 1985 ऑनवर्ड्स माजरत के साथ पाकिस्तान, मेहमद साहब, माजरत के साथ आप भी 3.25 साल या 3.5 साल इसी निज़ाम के बेनिफिशरी हैं। आपने क्या किया था? सर मैंने ये तो कहा ही नहीं ना कि हम लोगों ने तीर मार दिया। मैं तो आपको बता रहा हूं कि पिछले 78 साल में हम भी शामिल हैं ना भाईजान, आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं। आप वो लोग हैं कि जिनको जो चीज बतानी चाहिए थी अवाम को आपने नहीं बताई। तो यू हैव बीन, या तो आपने पूरा सच नहीं बोला डर की वजह से, और या आपने अपनी कमाई की वजह से पूरा सच नहीं बोला, और या झूठ बोला है लोगों के साथ कि ये चीजें और ये चीजें। तो हम सारे बीच में शामिल हैं। मैं अपने आप को बीच में से अस्तस्ना नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक हो गया सर, ठीक है ना। आई एम अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। हाँ, सोल्यूशन के लिए हम सबको, जैसे उन्होंने कहा है, इसका हमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सोल्यूशन मैं इससे एग्री करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बाज सिग्निफिकेंट चेंजेस आनी चाहिए, जिनमें हो सकता है जो पाकिस्तान के अंदर एक बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हुआ है एक सूबे के पास, उस सूबे से वो बैलेंस ऑफ पावर हटना चाहिए। एक पंजाब का सूबा है जो 50% है और बाकी 3 सूबे 50% में डिवाइड होते हैं। तो यहां पे बैलेंस ऑफ पावर एक सूबे के पास है, तो उसको शिफ्ट होना चाहिए। अब वो कैसे शिफ्ट होगा, उसके लिए हमें रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को, अब मैं लफ्ज नहीं कहना चाहता, लेकिन हमने तबाह कर दिया है, हमने सी को पी बना दिया है। ठीक है ना। तो उस लिहाज से हमें, इस चीज के लिहाज से इसको ठीक करना पड़ेगा और हमें कॉन्स्टिट्यूशन को मानो करना पड़ेगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपनी पसंद की चीजें लेकर नहीं कह सकते कि यार ये लोग हैं। अगर आप इन्हीं लोगों को बिठा देंगे किसी भी सिस्टम में, ये तबाह करेंगे उस सिस्टम को, बिकॉज दे आर इनकॉम्पिटेंट, उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान के लिए डिसीजन नहीं ले रहे। सही, ठीक है। मैं मिसाल दे देता हूं। आई विश के मोहसिन नकवी साहब जब ये इंटीरियर मिनिस्टर बने थे, ये कह देते कि यार मैं ये क्रिकेट का जो है ना, मैं वो नहीं बनना चाहता, चेयरमैन नहीं बनना चाहता। ठीक है, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं है कि यार ये वो क्रिकेट की उस चीज को ठीक करें या फिर मुल्क के अंदर जो मसले उनको ठीक करें। इन्होंने कहा था ना कि वो एक थानेदार की मार है, वो थानेदार SHO किधर गया। देखिए, ये हम सब लोगों ने गलत, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि हम, और आज जो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ का बता रहे कि 18 घंटे काम करता, तो देखिए वो कहते हैं ना, लुक बिजी डू नथिंग वाली बात नहीं होनी चाहिए ना। मैं साहब उनकी जो उन्होंने समट को, इकोनॉमिक जो समट को उन्होंने ये खिताब किया, उसमें एक लफ्ज़ बोला था, मैं उसकी मीनिंग आपसे लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब 18-20 घंटे काम कर रहे हैं, मगर वो फायर फाइटिंग है। ये फायर फाइटिंग को ज़रा प्लीज़ डिफाइन इट। देखिए, फायर फाइटिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि जहां आग लगी है, आग बुझाओ, लेकिन जिस वजह से आग लगी है आप उस चीज को ना ठीक करो। समझ आ गई। तो शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, यहां से जाते हैं, पैसे लेते हैं, वहां पे जाके दे रहे हैं, लेकिन आपका सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है। और ये याद रखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, आपके तवस्सुत से मैं पाकिस्तान की आवाम को एक बात बताना चाहता हूं। जो इमरान खान ने, आप ये याद रखिए, अगर इमरान खान वो एक काम ना करता ना, आप जब 3.5 साल की बात करते हैं, मैं उसकी तरफ आता हूं, वो एक काम इमरान खान ना करता, आज आपका सर्कुलर डेट जो है ना 2500 अरब या 2.5 खरब की बजाय 5 खरब होता। वो इमरान खान ने ये किया था कि 2021 में 2021 में इमरान खान ने IPPs के साथ जो मुआहदे किए थे, उसमें डॉलर के रेट को 148 पे बंद कर दिया था। अगर वो बंद ना करता तो आज 280-290 की डॉलर रेट पे आपके ऊपर ये कैपेसिटी पेमेंट जाती। तो ये जो आपका सर्कुलर डेट है जो 2.5 खरब रुपए का पड़ा है इस साल, वो 2.5 खरब की बजाय 5 खरब का होता। तो इमरान खान के उस एक जेस्चर की वजह से पाकिस्तान ने 2.5 खरब का कर्जा कम कर दिया है। दिस इज हाउ गुड गवर्नेंस इज डन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, उस पर बहुत डिबेट हो सकती है कि बहुत गलत काम किया, और मैं मानता हूं कि उन्होंने बहुत गलत काम किए, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने सारे अच्छे काम किए थे,
लेकिन ये फायर फाइटिंग है। इसके लिए जो ठीक काम करना है सर, इसके लिए ठीक काम ये करना है कि आपने सबसे पहले आपने जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। किसी एक इदारे को, किसी ना इस्टेब्लिशमेंट को ना स्टेट को ये इजाजत है कि वो अपने मतलब के लोगों को लेकर आए। ये अवाम है और स्टेट अवाम को रिप्रेजेंट नहीं, स्टेट अवाम के ताबे है। अवाम से स्टेट बनती है, अवाम से मुल्क बनता है। देखिए हम लोग अक्सर आपस में बात करते हैं कि मकान और घर में फर्क होता है, घर के अंदर लोग बसते हैं, मकान एक स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से एक मुल्क से अगर आप अवाम को निकाल दो तो वो एक मतलब रेगिस्तान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें जब लोगों को बसा दो तो वो मुल्क बन जाता है। वो लोग इकट्ठे हो जाए तो कौम बन जाती है। सही। तो इन लोगों की वजह से ये सब कुछ चल रहा है। हम उन्हीं लोगों को लेकर हमने खुदे लाइन डाल दिया है और हम लोग जाके कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो मेरी नजर में हाँ, उन्होंने बाज बातें उन्होंने बताया सही है कि बीमारी क्या है, लेकिन उसका जो इलाज है ना, उन्होंने कहा है मतलब आपके सर में दर्द है आंखों की नजर की कमजोरी की वजह से। उन्होंने कहा जी इसका इलाज पैरासिटामोल है। क्यों? पैरासिटामोल मींस कि आप यूनिट्स बना दो। नहीं सर, वो इलाज नहीं है। इलाज है कि आप उस यूनिट के ऊपर जो लोग लेकर आओगे वो लोग मेरिट पर आए, वो लोग अवाम के सही नुमाइंदे हों। ये ना हो कि वोट पड़ रहा हो इमरान खान को और निकल के बीच में से आ रहे हैं शहबाज शरीफ। लेकिन सर आप ये चीज नहीं होना चाहिए ना। क्रेडिट दें जिस डेलिब्रेटली उन्होंने इस हुकूमत को चार्जशीट किया है, आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने पॉलिटिकल कंसेंसस की एक रास्ता दिया है आपको। ये तो क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। मेरा जो सर जी एक मिनट ठहर जाए। मैं उनको क्रेडिट देके मैं उनको ये कह रहा हूं, अभी इस तरह हुआ है कि आपको याद है कि जब ये पनामा आया था तो उस पनामा के 2 दिन पहले एक वो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस रिलीज आया था और एक यंग से लड़का आया था, उसने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें इस नाचीज की हैं। ठीक है, उसको पता चल गया था कि क्या होने वाला है। सर जी इनको पता चल गया कि क्या तबाही आ रही है, आपके बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, वो एसएचओ छुट्टी पे चला गया है, आपके इस वक्त कश्मीर में क्या हो रहा है, आपका केपी में क्या हो रहा है, आपके टांग में क्या हुआ है। मेटाफोरिकली उन्होंने बात की थी, लेकिन मैं आपका ही जो आप डिस्कोर्स डिलीवर कर रहे थे उसमें आपने फरमाया कॉन्स्टिट्यूशन को आप क्या समझते हैं कि वो मफलूज हो चुका है? क्या उसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो उसी तरह मन है जो स्ट्रक्चर मौजूद है हमारे पास, उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए किसी ने रोका तो नहीं है, या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए आपके पास वो एक गाइडलाइन है? तो आप के बात से ऐसा महसूस होता है कि आप इसको सबवर समझ रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को 1973। इस तरह है। मैं एज अ डॉक्टर मैं आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बताता हूं इस कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक सर्जरी करने की कोशिश की गई है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बदल के ये चीज ले आएंगे। उसके अंदर 2 या 3 फंडामेंटल जो क्या कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली ना होने वाली चीज है, वो है क्या कह सकते हैं ताहयात इस्तिस्ना। ये कभी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता। ठीक है, अच्छा जब वो सर्जरी की है तो उस सर्जरी की सिवियर कॉम्प्लिकेशन हो गई है। वो कॉम्प्लिकेशन ये हुई है कि आपका जो जुडिशरी है ना वो टोटल एग्जेक्टिव की ताबे हो गई है। तो इसका मतलब है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो गई है। फिर आपने और ये सारा कुछ फ्रेमवर्क जो हुआ है ये आपने एक खास चीज को सामने रखते हुए की है। तो जब आपका इमोशनली बेस्ड डिसीजन हो या किसी एक वाक्य को सामने रख के आप डिसीजन लेते हैं तो आप बायस्ड हो जाते हैं। जब आप बायस्ड हो जाते हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है तो आपके जो डिसीजन मेकिंग है, आपके जो ऑपरेशन के स्टेप्स है वो गलत हो जाते हैं। तो उसकी वजह से आप ये समझे कि वहां पे सिवियर इन्फेक्शन है। अब उस सिवियर इन्फेक्शन का इससे पहले कि वो आपको डॉक्टर आके कहे कि सर जी आपका मरीज तो जी बहुत सीरियस हो गया है, तो
तो जी वो पहले ही जो नीचे वाले जो डॉक्टर होते हैं ना, वो जो छोटे डॉक्टर होते हैं जो वार्ड के अंदर वो क्या मेडिकल ऑफिसर होते हैं, तो मेडिकल ऑफिसर ने आके एक तकरीर कर दिया कि जी ये हो गया है और ऑपरेशन के अंदर की वजह से अब मरीज को खून लगना है, मरीज को ये होना है, एक और ऑपरेशन होना है, फलाना होना है, ये होना है। लेकिन वो ये अभी भी नहीं बता रहा कि असल में जो पिछला ऑपरेशन था उसको हमने अनडू करना है, उसको अनडू करने के बाद हम इसको सही कर सकेंगे। सही। सेनेटर साहब, मेरा सवाल ये है कि देखें, आपने जुडिशरी की आज़ादी की बात की है, गलबन आपने 26 जो अमेंडमेंट है उसको आपने टच किया है, या 27 जो अमेंडमेंट है। वेस्टर्न कंट्री में, सिविलाइज कंट्री में यही निज़ाम है ना। वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी है जिसके पास इख्तियारात हैं निज़ामी, वही उसको जो है ना जजों को अपॉइंट करता है, उसकी ट्रांसफ़र वगैरह करता है। ये कोई इतनी बुरी तो नहीं है। हाँ, आपकी बात ये ठीक है कि ख़ास हालात में ये अमेंडमेंट आई हैं जिससे अवाम के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको शदीद ख़तरात लाहक हैं। Am I right, sir? नहीं सर, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग सर। ठीक है ना। अब मैं आपको समझा देता हूं। पहले मुझे बता दे कि इस मुल्क में, अच्छा लोग अक्सर फ्रांस की बात करते हैं। देखिए इस तरह है, बास हमारे मुल्क के अंदर, फ्रांस के अंदर बाज प्रोविजंस नहीं थे जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना था। नंबर 2, मुख्तलिफ मुल्क है, जैसे आप यूके की बात करते हैं कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर या वहां पे जो भी होता है वो चीफ जस्टिस को तैनात करता है, लेकिन सर या जजेस को वो करता है सर, उसके लिए पूरा एक सिस्टम है। अच्छा, वहां पे जो है ना, अगर आप सारे मुल्कों की बात करें, मैं इंडिया की मिसाल दे देता हूं। इंडिया के अंदर इसी तरह का एक चीज बनी थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक है, आप जरा पढ़ लेना। इंडिया के अंदर ये होता है, जो हमारे सबसे करीब है। यूके के अंदर ये होता है सर, यूके के अंदर जिस जज को आप लगाते हैं ना, उस जज की आप कारकर्दगी बेसिस पे लगाते हैं। उस जज का आप देखते हैं कि उसके एथिकल वैल्यूज कितने हैं, उसके मॉरल वैल्यूज क्या हैं, वो किस किस्म के डिसीजन ले रहा है। अगर आप मुझसे ये पूछें कि हम उस शख्स को जज बनाएंगे कि जिसने मुसलमानों की हिस्ट्री में आपने शरीयत को तबाह करके रख दिया, आपने वो डिसीजन लिया है कि कल कला को आपकी अपनी बेटियां, उनकी बेटियां रोएंगी इस डिसीजन के ऊपर कि जब उनके ऊपर इद्दत के केस जैसा केस आएगा और उसका मियां 6 साल बाद उठ के कहेगा कि यार मुझे तो इसका पता है। जब शरीयत कहती है कि औरत की गवाही काफी है, तो आप बीच में से बंदे को लेकर आ रहे हो। खुदा का खौफ करो। ठीक। फिर उसको आप जज बना रहे हो। खुदा का खौफ करो। सही। फिर आप कहते हो ये मुल्क में, देखिए ये याद रखिए, जब अल्लाह ताला ने अपना सिस्टम बनाया ना, आप उस सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अल्लाह ताला ने कहा है, और अल्लाह ताला ने कहा और उसकी तशरीह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने की हुई है कि जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, कुफर का निजाम चल सकता है। ठीक हो गया। हमारे मुल्क में जुल्म है, इसलिए जुल्म का निजाम आहिस्ता आहिस्ता गिर रहा है, खत्म हो रहा है। अभी इनको चाहिए ये जुल्म जितनी जल्दी खत्म करें, जिन लोगों को नाहक कैद किया हुआ उनको बाहर निकाले। और वो जो इन्होंने इलाज बताया है कि सारे पॉलिटिशियन, मैं कहता हूं, दोबारा मैं कहता हूं, सारे पॉलिटिशियन नहीं, सारे स्टेक होल्डर्स। और स्टेक होल्डर्स मैं दोबारा बता रहा हूं, स्टेक होल्डर्स में जो सबसे स्ट्रांग स्टेक होल्डर है, चाहे कोई माने या ना माने, वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है। सही है। दूसरा स्टेक होल्डर है जिन्होंने 2 गलत डिसीजंस किए हैं। एक चीफ जस्टिस, जस्टिस मुनीर 1954, और दूसरा चीफ जस्टिस ये अपना क्या नाम है, काजी फाइज ईसा जी। इन दोनों ने तबाहियां इस मुल्क के अंदर, इनको तो पकड़ के उल्टा लटकाना चाहिए मेरे लिहाज से। इनके उन डिसीजन ने मुल्क को तबाह किया, इनको लेकर करें। और एस्टैब्लिशमेंट में इलेक्शन कमीशन के साथ जो होना चाहिए वो तो बहुत मतलब स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक श्योर कि इलेक्शन जो है ना फ्री और फेयर हो, लेकिन दे हैव मेड श्योर कि इलेक्शन फ्री भी ना और फेयर भी ना हो, लेकिन और ट्रांसपेरेंट भी ना हो। सेनेटर साहब, ये कैसे होगा जब तक उसमें ऑटोनोमस नहीं लाएंगे इस निज़ाम को। जो इलेक्शन कमिश्नर का जो इंस्टीट्यूशन है, अगर उसको एक मतलब फ्रेंडली अपोजिशन या प्राइम मिनिस्टर ने उसको अपॉइंट करना है, तो फिर उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते। पहले इस इंस्टीट्यूशन को जो है ना, आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं,
उसके बाद आप इसकी डिमांड करें। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपका इसके बारे में क्या नैरेटिव है और जमात का क्या है कि अगर वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठती हैं मुल्क को इस दलदल या इस जो इकोनॉमिक क्राइसिस उसे निकालने के लिए, तो क्या आप बैठेंगे? सर जी, मैं आपको बताता हूं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। बैठने के लिए मेरा बैठना जरूरी नहीं है। बैठने के लिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेन हेड्स हैं और जो सेकंड इन कमांड है, ये दो लोग हर पॉलिटिकल पार्टी में से, जैसे जरदारी और बिलावल हो गया, वहां पे ये डिसाइड कर लें कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हो गए या नवाज शरीफ और मरियम होगी या शहबाज शरीफ और हमजा होंगे, इन चार में से, और अगर वो उनके फैमिली में कोई और रहता है तो वो इनमें से कोई एक डिसाइड कर ले। मौलाना फजल रहमान की तरफ से 2 बंदे आएंगे, उसके लिहाज से आपके बाकी हमारी पाकिस्तान तरीके इंसाफ में से 2 बंदों को होना चाहिए, एक इमरान खान और दूसरा शाह महमूद कुरैशी, पीरियड। ये सारे बैठे डिसाइड करें। लेकिन इसके अंदर सर आपकी एस्टैब्लिशमेंट और आपकी जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है। और जुडिशरी में मैं आपको बता देता हूं, जुडिशरी में मेरा बहुत सख्त रिजर्वेशन है टुवर्ड्स फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, मैं आपको एक बात बताता हूं, इस वक्त जो लड़ाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो ये हो रही है कि हम किस तरीके से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर चले जाएं, क्योंकि जितने जजेस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर है उनकी तनख्वाहें डबल है, उनको BMWs मिली हुई है, उनको ये मराते वो मराते, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन सर ये जजेस को आप क्यों मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं? ये एक आईनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उनको डिजाइन किया गया। ये सर जी इस तरह है, आपने मुझे लगा दिया, चाहे आपने कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन किया है या बगैर डिजाइन के किया है, या जो भी किया है, अब मैं एज अ जज कम से कम सही फैसले तो करूं, ईमानदारी से फैसले तो करूं। अगर मैं बायस्ड हो जाता हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं कैसे आया हूं, मैं सिस्टम को तबाह करने के दरमियान में चल रहा हूं। देखिए, बात ये नहीं है कि वो है, बात ये है कि हमारी जुडिशरी में प्रॉब्लम है ये, और ये आज से नहीं है। ये जो क्या कह सकते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने में हम लोगों ने एक जज को, चूंकि वहां पे बात खराब हो रही थी, तो हमने एक एडहॉक जज लेकर आए। उस एडहॉक जज के और दूसरे को हमने कहा कि यार तुम्हारा 40 साल पहले तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ गलत था, वो बेचारा बाहर भाग गया, और यहाँ पे हमने वो स्विंग कर दिया 5-4 या 4-3 से हमने वो कर दिया। लास्ट क्वेश्चन सर, आप इमरान खान को आजाद होते कब देख रहे हैं? इमरान खान कैद कब में था? इमरान खान तो आज भी आजाद है, सब उसकी आजादी से तो डरते हैं। देखिए, आजाद होने के लिए, देखिए जब आपकी सोच आजाद हो ना, फिर वो सोच चलती है। इमरान खान आजाद है, आज सारे इमरान खान की सोच के साथ चल रहे हैं। सर आज बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान सारे वही कह रहे हैं जो इमरान खान कह रहा था। सर आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं फिजिकल बात कर रहा हूं सर, कि वो कब बाहर आ रहे हैं। देखिए अब ये इस हुकूमत के ऊपर जिसका जिक्र किया है ना, ये अपने मोहसिन नकवी साहब ने, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया सर, मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी सर।